तो कैसे हो आप लोग। आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अपने नाइन्थ का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो नया चैप्टर है वो मैकेनिक्स की बेसिक नींव रखता है। तो उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब बेसिकली अगर अगर तुम अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो हर जगह तुम फोर्स के बारे में देखोगे। कहीं ना कहीं तुम्हें फोर्स दिखाई दे देता है। जैसे जब तुम किसी एक दीवार को धक्का दे रहे होते हो, हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो दीवार आगे नहीं जाती है, लेकिन जब तुम दीवार को धक्का दे रहे होते हो तो उस समय भी तुम फोर्स लगा रहे होते हो। जब तुम एक गाड़ी को धक्का दे रहे होते हो तब भी तुम फोर्स लगा रहे होते हो। जब तुम रस्सा कस्सी का गेम खेल रहे होते हो तब भी तुम फोर्स लगा रहे होते हो। तो हर जगह कहीं ना कहीं फोर्स यूज में आता है और आज उसी फोर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो रेडी हो आप लोग? तो आई विश कि आप लोग रेडी होंगे और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है फोर्स? सबसे पहली बात तो ये समझेंगे क्या होता है फोर्स। देखो, हम लोग कॉन्सेप्ट में फोकस करेंगे। लैंग्वेज आपकी आप बना लोगे, उसके लिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज में कैसे बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट सीखो। इसके बाद मैं डिफिनीशन बोल दूंगा, आप नोट कर लेना या देख लेना, जैसा जो कुछ अपना करना हो कर लेना, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो फोर्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है कि फोर्स होता क्या है। हम लोग मतलब डेली लाइफ में बोल देते हैं कि वो इतना कम फोर्स लगा रहा था कि कैसे स्टार्ट हो गाड़ी, वो इतना ज्यादा फोर्स लगा दे रहा था तो हम कैसे रुके। ऐसा ऐसा करके कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो वहां पे फोर्स का काम होता है। तो फोर्स वहीं से इंट्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है फोर्स? तो अगर मैं तुमसे फोर्स की बात करूं तो होता क्या है कि बेसिकली जो एक हम लोग नाइन्थ क्लास में एक बेसिक डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसी डिफिनेशन से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स क्या होता है उसको हम तो देखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। तो पहली बात तो बल क्या होता है कि बल वह बाहरी, कैसा बाहरी, बाहरी का मतलब होता है कि जब तुम एक्सटर्नली किसी चीज को पुश या पुल कर रहे होते हो। मतलब कहने का कि डिफिनीशन में लिख देता हूँ, डिफिनीशन के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है फोर्स के बारे में। ठीक है, तो पहला वीडियो है मेरा, तो हो सकता है कुछ इसमें मिस्टेक हो या कॉन्फिडेंस की कमी हो तो उसको इग्नोर मार देना। ठीक है, तो बल, तो बल की अगर मैं डिफिनीशन बताऊं तो क्या होती है कि बल वह बाह धक्का या खिंचाव है, खिंचाव है जो किसी विराम वस्तु को गतिशील विराम वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ले आता है। विराम की अवस्था में ले आता है या लाने का प्रयास करता है, या लाने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। अब इस डिफिनेशन पे चलेंगे और इस डिफिनेशन को समझेंगे अच्छी तरीके से, क्या ये डिफिनेशन बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे इसने बोला कि बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी विराम वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ले आता है या लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात, पहली चीज क्या लिखी हुई है कि उसने कहा है कि बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है, खिंचाव है
जो किसी विराम वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ले आता है या लाने का प्रयास करता है। ये डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन में बहुत चीजें छिपी हुई हैं। तो पहली बात, तो पहला टर्म आता है बाह, धक्का या खिंचाव। तो सबसे पहली बात आती है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाह, धक्का या खिंचाव। जैसे उसने बोला कि बाह, धक्का या खिंचाव, तो धक्का या खिंचाव दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु में धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उस वाले फोर्स को नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को खींच रहा हूं या पुल कर रहा हूं, तो उस वाले फोर्स को नाम देते हैं टेंशन फोर्स। कहने का मतलब बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो अगर मेरे पास ये कोई कॉपी है, ये मेरे पास ऐसे एक कोई सेट है पूरा, ठीक है। इस कॉपी में अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें मैं ये धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कॉपी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये एक प्रकार का फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुश करने से गाड़ी, ये जो कॉपी है वो आगे की तरफ जा रही है। तो ये क्या हो गया? ये कैसा फोर्स हो गया? नॉर्मल फोर्स हो गया। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ से पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश करूं, दिख रहा होगा, ऐसे खींचने की कोशिश करूं, तो ये किस प्रकार का फोर्स हो गया? टेंशन फोर्स हो गया। तो बात समझ में आई? अगर मैं बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दे रहा हूं, तो उस फोर्स को नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और अगर मैं किसी भी फोर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो उस फोर्स को नाम देते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स बोले तो तनाव फोर्स, और इसमें जो नॉर्मल फोर्स होता है वो धक्का फोर्स, धक्का बल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि बल व बा, धक्का या खिंचाव है। सबसे पहली बात आती है कि धक्का। धक्का मतलब जो पुश करोगे, खिंचाओ जो पुल करोगे। अगर पुश कर रहे हो तो भी फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो तो भी फोर्स लगा रहे हो। सिंपल सी बात है, जब तुम कहीं मॉल वगैरह में गए होगे तो मॉल वगैरह में दरवाजे में लिखा होता है पुश या पुल। तो पुश करोगे तो भी फोर्स होगा, पुल करोगे तो भी फोर्स होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो किसी विराम वस्तु को गतिशील, अब यहाँ पे बात आती है कि विराम वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ले आता है। ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये मेरा कोई ये कॉपी है जिसपे ये सरफेस है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मैंने मार्कर रख दिया, आई थिंक दिख रहा होगा। ये मैंने क्या कर दिया, मार्कर रख दिया। ये मार्कर अभी किस पोजीशन में है? ये मार्कर अभी रुका हुआ है, 1 मिनट। ये मार्कर अभी किस पोजीशन में है? ये मार्कर अभी रुका हुआ है, ठीक है। अब अगर ये मार्कर अभी रुका हुआ है, तो जब मैं इस पे क्या करता हूँ, फोर्स लगाने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये यहाँ पे पहले कौन सी पोजीशन में था? रेस्ट पोजीशन में था। मैंने फोर्स लगाया, ये किस में आ गया? मोशन पोजीशन में आ गया। मतलब किस में? गतिशील अवस्था में आ गया। किस पोजीशन में था? रुकी हुई पोजीशन में था। तो ये चीज बोला है कि विराम वस्तु को गतिशील। अब जैसे मैं गतिशील है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे गतिशील है, मैंने आगे फोर्स लगा दिया, तो ये क्या हो गई? रुक गई। मैंने एक जैसे कोई ऐसे मोमेंट में था कि थी कोई ऑब्जेक्ट, तो मैंने बाहर ऐसे फोर्स लगा दिया, तो क्या हो गई? रुक गई। या मैं नीचे ऐसे फोर्स लगा देता हूं तो रुक जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि अगर गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में, ठीक है, दो यहाँ पे टर्म मैंने बोली कि विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में या गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ले आता है या लाने का प्रयास करता है। देखो, हो सकता है कि जब तुम फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने पे तुमको कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे सपोज करो कि अगर तुम्हारे जो जिस ऑब्जेक्ट पर तुम फोर्स लगा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का मास तुम्हारे फोर्स लगाने वाले कैलिबर से ज्यादा है कहीं, तो तुम उस पर फोर्स लगाओगे तो फिर वो मोशन नहीं कर पाएगी ना। या तुम जैसे सपोज करो कि अगर तुम एक ट्रक के आगे चल रहे हो, ठीक है, इमेजिन करो ट्रक स्पीड में आ रहा है। अब तुम जाके उस पे ट्रक पे ऐसे फोर्स लगाने लगोगे तो क्या वो ट्रक रुकेगा? क्या? सिंपल सी बात है, नहीं रुकेगा। क्योंकि ट्रक के पास ऑलरेडी मास है, द्रव्यमान है, और उसके पास वेलोसिटी है। अगर मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके पास एक अच्छा खासा मोमेंटम है, संवेग है। तो जिस वजह से जो वो संवेग है, तो वो बेसिकली एक प्रकार का फोर्स ही है। और जो फोर्स जब तुम लगा रहे हो, तुम्हारा वाला फोर्स और उसका वाला फोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसका वाला फोर्स बहुत ज्यादा है ट्रक का, और इसके बाद तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो कम है। इस वजह से तो वो क्या होगा, ट्रक नहीं रुकेगा।
ठीक है। तो ट्रक तो गतिशील अवस्था में था तो गतिशील अवस्था में रहा, लेकिन तुमने फोर्स लगाया है तो तुम अपने फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ कोई तुम्हारे फोर्स को बोल दे आके कि नहीं तुमने फोर्स ही कहाँ लगाया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब जैसे सपोज करो मैंने बोला कि विराम की अवस्था में ले आता है, लाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, जैसे एक दीवार है, वो दीवार क्या है, विराम की अवस्था में है। अगर तुम उस पर फोर्स लगाने जाओगे तो क्या वो गति करेगी, क्या वो मोशन ले आएगी अपने पास, दीवार नहीं ला पाएगी। रीजन क्या होता है कि जो तुम उस पे दीवार पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो तुम्हारा फोर्स बहुत कम है ऑलरेडी, क्योंकि दीवार के पास भी तो मास है ना, वो भी तो उसके पास विद्यमान है ना। तो दीवार के पास जो मास या द्रव्यमान है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्यादा है, किसकी अपेक्षा में, तुम्हारे जो फोर्स लगाए, तुम जो फोर्स लगा रहे हो, जो बल लगा रहे हो उसकी अपेक्षा में ज्यादा है, तो इस वजह से वो क्या होगा, रुकी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम वहां पे विराम की अवस्था में ही हो, सॉरी तुमने फोर्स दीवार पे फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, बात समझे, ये चीजें हुई। तो यहाँ पे बल की परिभाषा अच्छी खासी क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने बोला क्या, बल वह बाध धक्का या खिंचाव है जो किसी विराम वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में ले आता है, लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक चीज बता दूं, ये डिफिनीशन आपने नोट कर ली होगी, एक बार नोट कर लो ये डिफिनीशन को, फिर आगे चलते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ली होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर। तो वहां पे कुछ टर्म आएंगे, उससे पहले है कि उन टर्म को याद रखना या दिमाग में बिठा लेना, जो मैं बार बार बोलूंगा। तो सबसे पहला बात, यहाँ पे एक टर्म आएगी जो जिसका नाम होता है बल। बल को इंग्लिश में बोल देते हैं फोर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टर्म आएगी द्रव्यमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं मास। इसके बाद आगे एक टर्म आएगी त्वरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन, जो मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया भी था, जो उसके वीडियो उसमें पड़े, ठीक है, यूट्यूब में। तीसरा एक टर्म आएगी वेग, सॉरी चौथी, जिसको हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी। एक और टर्म आएगी आवेग, आगे इसी चैप्टर में आएगी, जिसको हम नाम दे देते हैं इम्पल्स। एक और टर्म आएगी संवेग, जिसको हम नाम दे देते हैं मोमेंटम। एक आगे और एक टर्म आएगी, इसी में है क्रिया प्रतिक्रिया करके, जिसको नाम दे देते हैं एक्शन रिएक्शन। और एक हम लोगों ने अभी पढ़ी है तनाव, तनाव बल, जिसको नाम दे देते हैं टेंशन फोर्स। एक हम लोग और टर्म पढ़ेंगे, बस आई थिंक इतनी है। ठीक है, और आगे जैसे जैसे टर्म आती जाएंगी मैं उनको एक बार बता दूंगा, इसके बाद उनको नोट कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अगर तुम लोग हिंदी मीडियम में हो तो ये वाली टर्म धीरे धीरे याद रखोगे। जब याद रखोगे तो आगे जब चलोगे, कहीं पढ़ने चलोगे या इंग्लिश मीडियम में, बाय द वे आगे चल के जब तुम ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो उसमें इंग्लिश मीडियम में इन सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी। तो जब इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब की जाएंगी तो वहाँ पे फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो यहीं से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, बल को फोर्स, द्रव्यमान को मास, एक्सेलरेशन को त्वरण, वेलोसिटी वेग, इंपल्स आवेग, मोमेंटम संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन, तनाव टेंशन फोर्स, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। मैंने फोर्स की डिफिनीशन बता दी, फोर्स को डिस्क्राइब कर दिया। देखो सबसे पहली बात होती है कि अगर तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये किस क्वांटिटी में आता है। मतलब कहने का कि ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है या स्केलर क्वांटिटी में आता है। इस पे जो टर्म होती है थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिससे चैप्टर में एंट्री मारते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग वही चीज सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ
क्वांटिटी के बारे में बात करता हूँ। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, जिनके बारे में मैंने मोशन वाले चैप्टर में भी बात किया था। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से बांटा जा सकता है। किस किस बेस में मैं बता देता हूँ। एक होता है डायरेक्शन के बेस में, बेस ऑन डायरेक्शन। दूसरा होता है बेस ऑन ऑर्डर। ये चीज जिसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये वाली टर्म हो जाती है, बेस ऑन डायरेक्शन। बेस ऑन ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे मैं इनमें क्या मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, मैंने फिजिकल क्वांटिटी की बात की। अगर कोई भी तुम भौतिक राशि उठा लोगे, जैसे फोर्स है तो एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन है तो एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, मास है तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। संवेग है तो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम है तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो टर्म तुम उठा के चलोगे तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो वही फिजिकल क्वांटिटी को मैंने दो तरीके में डिस्क्राइब कर दिया है, बेस ऑन डायरेक्शन और बेस ऑन ऑर्डर की। तो कहने का मतलब है कि बेस ऑन डायरेक्शन में भी दो तरीके की क्वांटिटी आती है। ध्यान रखना है इस बात को लेके कि बेस ऑन डायरेक्शन में कौन कौन सी दो तरीके की क्वांटिटी आती है। पहली आती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसको नाम दे देते हैं अदिश राशि। हिंदी में क्या नाम दे देते हैं? अदिश राशि नाम दे देते हैं, ठीक है। दूसरी एक क्वांटिटी आती है जिसको नाम दे देते हैं सदिश राशि। सदिश राशि इसको मैंने मोशन वाले चैप्टर में भी कवर कर दिया था, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उन दोनों में क्या होती है, एक चीज कॉमन होती है जिसको नाम देते हैं परिमाण। ये चीज मैंने बोली थी कि उस परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो तो कॉमन ही होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब मैग्नीट्यूड कॉमन होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड दोनों उसमें पाया जाएगा। लेकिन जो सदिश राशि होती है, जो सदिश राशि होती है, अब उस पे चलते हैं। पहले बेस ऑन ऑर्डर के उसको हटा देते हैं, ठीक है। जो सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि, सदिश राशि में परिमाण तो होगा ही होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या होती है, दिशा डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, अब मैं अदिश राशि की बात करूं, तो अदिश राशि में क्या होगा, अदिश राशि, अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, लेकिन परिमाण तो होता ही होता है। दिशा डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने मोशन वाले लेक्चर में बताया भी था कि सदिश राशि के एग्जाम्पल के रूप में वेलोसिटी आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। ये सारी चीजें क्या आती हैं कि सदिश राशि के एग्जाम्पल में आ जाती है। लेकिन मैं अदिश राशि के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि दाब आ जाता है, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, मास, इसके बाद डिस्टेंस, इसके बाद क्या आता है, स्पीड आ जाती है, टाइम आ जाती है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, वर्क आ जाता है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, अदिश राशि में आ जाती हैं, स्केलर क्वांटिटी में आ जाती हैं। मैंने बोला था कि स्केलर क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाता है, जैसे हम लोग मैथमेटिकल में जोड़ते हैं घटाते हैं कि 2+3=5 कर देते हैं, वैसे इसी तरीके को जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। मैंने अदिश सदिश राशि को जोड़ने या घटाने की एक अलग विधि बताई थी कि इसमें जो इनका जो ऑपरेशन होता है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन होते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उसको जोड़ने या घटाने के डिफरेंट रूल लगते हैं, ठीक है। और मैंने जोड़ने और घटाने में उसमें डायरेक्शन भी मैटर करते हैं, क्योंकि दिशा डायरेक्शन शब्द आ रहा है तो उसमें डायरेक्शन मैटर करेगी, सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने बेस्ड ऑन डायरेक्शन के उसमें बता दिया कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेस ऑन ऑर्डर।
जिसमें कि बेस ऑन ऑर्डर जो होता है वो तुम्हारे उसमें लेवल में नहीं है, बट सीख लो, ठीक है। बेस ऑन ऑर्डर, बेस ऑन ऑर्डर, यहां पे 4 ऑर्डर की मैं बेसिकली बताऊंगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले तो जीरोथ ऑर्डर होती है। अब ये जो हमने पढ़ा ना, कौन सी, जीरोथ ऑर्डर, फिर इसके बाद क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, फिर इसके बाद क्या होता है सेकेंड ऑर्डर, फिर इसके बाद आगे क्या आता है हाई ऑर्डर बोल देते हैं, या फोर्थ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर करके बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेस्ड ऑन ऑर्डर मैंने बोला, तो अगर वो जीरो ऑर्डर के क्वांटिटी है तो उसी क्वांटिटी को नाम दिया जाता है, हम लोग नाम देते हैं, जो अभी हमने पढ़ा ना स्केलर, उसी को नाम दिया जाता है स्केलर। जो फर्स्ट ऑर्डर की क्वांटिटी होती है उसको नाम देते हैं वेक्टर, और जो सेकेंड ऑर्डर की क्वांटिटी होती है उसको नाम देते हैं टेंसर, और जो हाई ऑर्डर की क्वांटिटी होती है उसको आगे जब इसके बाद फिर टेंसर की भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी लेवल में नहीं है, ठीक है। तो जीरोथ ऑर्डर मतलब क्या होता है स्केलर होता है। अब यहाँ पे तुमको क्या समझ में आ रहा है, मैंने स्केलर में क्या बताया था कि स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। तो जीरोथ ऑर्डर में क्या होगा कि डायरेक्शन नहीं होगी, जीरोथ ऑर्डर में क्या होगा डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि डायरेक्शन होगी, कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर है चूंकि, और ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर को ही वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन होती थी तो वन डायरेक्शन होगी, वन डायरेक्शन होगी। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर जो टेंसर क्वांटिटी होती है उस पर कितनी डायरेक्शन होंगी, तो यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी जो होती है उसमें 2 डायरेक्शन होती है, कितनी डायरेक्शन होती है 2 डायरेक्शन। ये चीजें जो होती हैं 2 डायरेक्शन वाली, ये यहाँ से जो टेंसर क्वांटिटी होती है ये यहाँ से आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे, या थोड़ा बहुत अगर पढ़ना होगा तो फर्स्ट ईयर में कोई जो टीचर होते हैं वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाई ऑर्डर में क्या आता है कि हाई ऑर्डर का केवल एक एग्जाम्पल याद रखना, रीमान कर्वेचर करके, ये चीज। तो कहने का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब कि जीरोथ ऑर्डर में क्या होता है नो डायरेक्शन होती है, उसी को हम लोग स्केलर बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर होती है, और सेकंड ऑर्डर को टेंसर बोला जाता है, और हाई ऑर्डर का एग्जांपल रीमान कर्वेचर करके होता है। ये चीजें इतनी याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, मतलब है समझ लेना, ठीक है अपना, बाकी कोई नीड नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो ये चीजें होती है। तो ये थी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, मैंने फोर्स की डिफिनीशन भी आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमको पता चल गया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता चल गया। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो अगर हमने बोला कि इसको नॉर्मल तरीके से, किसको वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मल तरीके से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो ऐसे कैसे जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, क्या रीजन होता है, या इसको कहाँ एप्लीकेशन में कहाँ यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका नेचर ही ऐसा है। देखो जैसे मैं सपोज करो कि मैं तुमको एक बात बताऊं, अब देखना यहाँ से फोर्स को क्या बता रहा हूं, मैंने बोला कि फोर्स क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके पास क्या होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। ये मैंने इतनी चीजें बताई तुमको, ठीक है। और तीसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसको जो ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन डिफरेंट होंगे,
किससे? डिफरेंट फ्रॉम स्केलर ऑपरेशन, स्केलर और सिंपल ऑपरेशन। ये चीजें मैंने बताई, इतनी तुमको बता दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे यूज करते हैं इसको, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां से देखना, जैसे सपोज करो कि ये मैंने क्या किया कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और फोर्स की जो यूनिट होती है, मैं एक बार जानकारी के लिए लिख दूं, न्यूटन होती है, फिर आगे मैं बताऊंगा। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, एसआई यूनिट, ठीक। तो यहां से ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 5 kg है, एम कितना है, 5 kg, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, ऐसे, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे बीच में रखी हुई है, इस पे एक इधर की तरफ रस्सी बांधी गई, उस पे एक पर्सन ने फोर्स लगाया 7 न्यूटन का, और एक पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट में एक रस्सी बांधी और इस साइड फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो ये बात बताओ कि 7 न्यूटन ज्यादा है या 5 न्यूटन ज्यादा है? तो सिंपल सा आंसर आएगा कि 7 न्यूटन ज्यादा होगा। अगर 7 न्यूटन ज्यादा है, कहने का मतलब है कि 7 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा है 5 न्यूटन वाले फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाएगी, 7 न्यूटन की तरफ कि 5 न्यूटन की तरफ जाएगी? तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे मन से कॉमन सेंस से एक जवाब आएगा कि 7 न्यूटन की तरफ जाएगी, ठीक है, ओके। अगर मैंने क्या किया कि मैंने एक सिचुएशन और बनाई, वो सिचुएशन क्या थी कि उस सिचुएशन में मैंने m बराबर कितना रखा, इतना ही रखा 5 kg। इसकी सिचुएशन को मैंने चेंज करके ये 7 न्यूटन ऐसे ही रखा, इसको मैंने बढ़ा करके कर दिया 9 न्यूटन। अब मैंने 9 न्यूटन कर दिया। एक बात, इसको 7 न्यूटन ही रखते हैं, ठीक है, इसको मैंने देखा 7 न्यूटन। एक सिचुएशन मैंने और बनाई, उस सिचुएशन को मैंने m बराबर 5 kg रखा, इधर को फोर्स लगाया 7 न्यूटन का और इधर को फोर्स लगाया 9 न्यूटन का। तुम्हारे पास 3 सिचुएशन है, 1 2 3 सिचुएशन है। अब तीनों सिचुएशन को ध्यान से देखो और एनालिसिस करो इसकी कि किधर को ऑब्जेक्ट जाएगी। तो इस वाले सिचुएशन में क्या है कि 5 kg इसका मास है, 7 न्यूटन को तो इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स उधर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगी। बात समझ आई? 7 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहे हो, 7 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहे हो, भाई एक आदमी 7 न्यूटन का उधर फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, एक आदमी 7 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, कहीं नहीं जाएगी। एक आदमी है जो 7 न्यूटन का उधर फोर्स लगा रहा है, 9 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहा है, ज्यादा किधर लगा रहा है, मेरी तरफ। तो जब ज्यादा मेरी तरफ लगा रहा है तो उस केस में क्या होगी कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी कि मेरी तरफ आएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से भी अगर नहीं समझ में आया तो इससे भी कॉपी से भी देख लेते हैं 2 मिनट में। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, इस पे मैंने क्या किया कि अब यही एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg की एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, जो इधर मैंने फोर्स लगाया वो मेरा फोर्स है, जो इस बाहर साइड जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड मेरा फोर्स क्या है कि ज्यादा है, इस साइड जो मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ, मतलब जो उधर को खींच रहा हूँ, तो वो वाला फोर्स ज्यादा है इधर वाले फोर्स के पीछे। तो जब मैं उधर को खींचूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चली जाएगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी, उधर होगी। और ये अगर मैं इस चीज को देखूं, इस चीज को एनालिसिस करूं, तो इधर मैं 7 न्यूटन का लगा रहा हूं, इधर 7 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो दोनों में लगा फोर्स रहा हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहीं जा रही है क्या? ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट कहीं जा रही है क्या? नहीं जा रही ना, क्योंकि दोनों तरफ मैं बराबर इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रही है। दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इधर वाले ऑब्जेक्ट में देखो, इधर मैंने 9 न्यूटन लगाया, इधर 7 न्यूटन लगाया। अगर मैंने 9 न्यूटन लगाया तो ये 7 न्यूटन लगाया, ये फोर्स लगा रहा हूँ, इस वाले हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इधर की आ रही है क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिधर फोर्स ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट उधर ही की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। ये इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं से ही तुमको फोर्स के टाइप भी बता दूंगा मैं। तो ये जो फोर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर रहे हैं,
एक दूसरे के इफेक्ट, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रहे हैं। उधर 60 न्यूटन, इधर 60 न्यूटन, दोनों क्या कर दिए, नील कर दिए, जीरो कर दिए। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या नाम दे देते हैं, बैलेंस फोर्स नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, बैलेंस फोर्स नाम दे देते हैं। बात सुनिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अब मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, उसको अपना नोट कर लेना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स, या यूं बोल दो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सभी दिशाओं से लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट बैलेंस पोजीशन में होता है। ठीक है, मतलब कहने का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या होता है, बाहरी बल। नेट क्या होता है, टोटल। तो टोटल जो बाहरी बल है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस केस में टोटल बाहरी बल क्या था, 7 न्यूटन। इस केस में टोटल बाहरी बल क्या था, 7 न्यूटन। 7 न्यूटन और 7 न्यूटन आपस में क्या कर दिए, एक दूसरे को जीरो कर दिए। तो इस केस में ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। ठीक है, अब हो सकता है मैं तुमको बता दूं कि अब हो सकता है, देखो वो वाला केस बाद में देख लेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो इस वाले केस में अब देखो, ये यहाँ पे 5 kg की ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे 7 न्यूटन है, ये यहाँ पे 9 न्यूटन। 7 न्यूटन और 9 न्यूटन, जिसमें क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, नेट मीन्स टोटल, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। बाहरी फोर्स इसमें क्या है, ये 9 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा कि फोर्स एक्सटर्नल लग रहा होगा, हमारी तरफ को कोई एक फोर्स लग रहा होगा ना, और वो फोर्स कितना होगा, 2 न्यूटन का होगा। यहाँ पे तुम कॉमन सेंस से क्या सोचोगे कि ये 5 kg की ऑब्जेक्ट है, इस पे उधर 7 न्यूटन, इधर 9 न्यूटन का लग रहा है, मतलब ओवरऑल 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये तुम कॉमन सेंस से सोच लोगे। ये ऐसा सोच तभी पा रहे हो, इस केस में भी तुम कर सकते थे कि यहाँ पे 9 न्यूटन, यहाँ पे 7 न्यूटन है, तो तुमने यहाँ पे क्या किया, 9 माइनस 7 2 न्यूटन कर दिया। यहाँ पे तुमने क्या किया, 7 - 5, क्योंकि वो वाला ज्यादा था, तो 7 - 5 पहली वाली सिचुएशन में किया, 2 न्यूटन यहाँ से भी कर दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ये माइनस क्यों कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो माइनस इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मतलब फोर्स के पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, और सेम डायरेक्शन है तो उन दोनों को ऐड करोगे। या डायरेक्शन का मतलब होता है कि उसमें अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली मेथड लगाएंगे तो उसमें हमको एंगल भी लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो 5 kg की ऑब्जेक्ट है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने एक सिचुएशन बना दी। ठीक है, ये 3 सिचुएशन थी, तीनों सिचुएशन से तुमको पता चल गया कि जिधर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा, जिधर नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा उधर ही ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ये बात मैंने बता दी। इधर 7 न्यूटन, इधर 7 न्यूटन, दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को नील कर देंगे। रीजन क्या होगा कि यहाँ पे जो बैलेंस फोर्स, चूंकि ये 7 न्यूटन का, ये 7 न्यूटन का, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को नील कर देंगे। ठीक है, 9 न्यूटन 7 न्यूटन का मतलब होता है कि यहाँ पे 9 न्यूटन ज्यादा है, 7 न्यूटन कम है, तो 9 - 7 क्या, 2 न्यूटन का नेट एक्सटर्नल फोर्स आया, इस वजह से इधर की तरफ आया, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगी। ये हो गई तुम्हारे पास 3 सिचुएशन। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी, और इनको आप नोट कर लो एक कॉपी में। आगे की तीसरी 3 सिचुएशन और बताऊंगा, या एक सिचुएशन में इसको खत्म कर लेंगे। तो मैंने बोला कि ये क्या होता है, ये होता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, और ये जो दोनों सिचुएशन आई हैं, कौन कौन सी, ये पहली और तीसरी। तो मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि दूसरी वाली सिचुएशन जो है वो क्या है कि वो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। कैसे, किस फोर्स का एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे बिकॉज हेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी या मस्ट बी जीरो। मस्ट बी से बेटर है कि विल बी। ठीक है, ये चीज पहली और तीसरी सिचुएशन में एनालिसिस करो। पहली और तीसरी सिचुएशन,
यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल है। किस फोर्स के एग्जाम्पल है? अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल है। चूंकि यहाँ पे रीजन क्या होगा, रीजन 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 को मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं। रीजन क्या होगा, हेयर एफ नेट एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एफ नेट एक्सटर्नल जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा इस केस में। कौन सी केस में? पहले और तीसरे केस में 0 के बराबर हो भी नहीं रहा है। इधर 2 न्यूटन आ रहा है, इधर 2 न्यूटन आ रहा है। जिधर फोर्स आ रहा है उधर ही को ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बस यही था। और यहाँ पे आगे वाले में अब केस में एक केस और बनाता हूँ। आज हम लोग केवल फोर्स के केस देखेंगे और इसके आगे जो जितनी चीजें हो जाएंगी मैं करवा दूंगा, लेकिन अच्छे से करेंगे जितनी चीजें करेंगे। तो होगा क्या कि अब अगली सिचुएशन में क्या है कि एक सिचुएशन और मैंने बनाई, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। ये यहाँ पे इसका मास कितना है, 5 kg का ही रखते हैं। अब हुआ क्या कि इस पे 2 पर्सन थे। उन पर्सनों ने एक फोर्स इधर 5 न्यूटन लगाया, एक फोर्स इधर 7 न्यूटन लगाया। दोनों ने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। अब एक कॉमन सेंस से बताओ, ये ऑब्जेक्ट किधर को मूव करेगी? और अगर तुम इस पे नेट फोर्स बताना चाहोगे तो कितना लगेगा ये बताओ, सोच के बताओ। और इसके बाद तुमको जब आइडिया लगेगा तो तुम सिंपल सी बात है इसका क्या आंसर दोगे कि इधर 5 न्यूटन लग रहा है, उधर 7 न्यूटन लग रहा है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट किधर को मूव करेगी? उधर को मूव करेगी। क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से क्या कर रहे हो तुम, इन दोनों फोर्स को ऐड कर रहे हो। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते तो तुम उन दोनों फोर्स को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अगर मैंने सपोज करो एक फोर्स और बना दिया इधर, ये 4 न्यूटन का बना दिया, इधर नीचे की तरफ भी एक फोर्स बना दिया 4 न्यूटन का। सिचुएशन हो सकती है क्योंकि एक आदमी ऊपर को खींच रहा हो 4 न्यूटन से, एक आदमी नीचे को 4 न्यूटन से खींच रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में भी तुम्हारी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इधर भी 4 न्यूटन लगा रहा है, इधर भी 4 न्यूटन लगा रहा है। दोनों सपोज करो कि जैसे ऐसे समझो कि ये मार्कर है, इस पे मैं ऊपर की तरफ 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ भी 4 न्यूटन लगा रहा हूँ। ये मार्कर कहीं जा रहा है क्या? अब सोचो आगे से भी इसमें 12 न्यूटन का लग रहा होता तो ये मार्कर ऐसे जा रहा होता, लेकिन पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा होता, ये आगे की तरफ चला जा रहा होता। वही केस यहाँ भी आएगा कि 12 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगेगा, बाकी ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आगे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक है, एक और मैंने बताता हूँ। इसी में मैंने क्या किया कि इसमें मैंने 9 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया। एक पर्सन आया, सिंगल पर्सन आया, उसने 9 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 4 न्यूटन इधर है, 4 न्यूटन इधर है, दोनों क्या कर देंगे, नील कर देंगे। ये तो नील कर देंगे, ये तो बात पता चल गई। ये 9 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कितना हुआ, इन दोनों का सम कितना हुआ, 12 न्यूटन हुआ। यहाँ पे सम कितना, यहाँ पे कितना फोर्स होगा, 9 न्यूटन का होगा। ये 12 न्यूटन है, ये 9 न्यूटन है, ज्यादा कितना है, 3 न्यूटन। तो जब ज्यादा इधर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट कहाँ को मूव करेगी, इधर को करेगी। कितना करेगी, 3 न्यूटन के फोर्स के बराबर करेगी। 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मूव करेगी। यहाँ पे क्या है, 9 न्यूटन का है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो उधर 3 न्यूटन का रिमाइंडर बचा, शेष बचा था। बात समझे? अब आगे देखो, एक सिचुएशन और बनाता हूँ। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया कि इसको मैंने 9 न्यूटन से हटा करके मैंने कर दिया, सिंपल सी बात है कि 12 न्यूटन ही कर दिया, 12 न्यूटन कर दिया। इधर भी 12 न्यूटन, इधर भी 12 न्यूटन। मैटर ये नहीं करता कि इधर कितने आदमी लगा रहे हैं, इधर कितने आदमी, फोर्स कितना लग रहा है वो मैटर करता है। इधर 12 न्यूटन लग रहा है, इधर 12 न्यूटन का लग रहा है, खत्म खत्म, नील कर देंगे, ऊपर ऊपर भी नील कर देंगे। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। बात समझे? इतनी बात पता चली। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, और लॉजिक है कि क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अगर यहाँ पे हुआ क्या कि अगर तुमने सेम डायरेक्शन मानी, तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, इधर तुमने ऐड कर दिया 7 और 5 को ऐड करके 12 लिख दिया, और 12 माइनस इधर अगर मैंने पहले 9 रखा था तो अब 9 कर देता हूँ इसको, तो 9 कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 12 माइनस 9 करके 3 न्यूटन कर दिया।
तो ये तो तुम सिंपल सा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जबकि तुमने बोला था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो तुम कर रहे हो। ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो बउआ यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं चीजों को कर तो वैसे ही रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी के मेथड से ही कर रहा हूं, लेकिन है क्या, यहाँ पे एंगल खेल रहा है अपने साथ। अब एंगल कैसे खेल रहा है वो मैं प्रॉब्लम आ रही होगी कि एंगल कैसे खेल रहा है। तो एंगल खेल ऐसे रहा है कि जैसे देखो मैं तुमको बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का नाम होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, रिजल्टेंट में बोल रहा हूं सीधे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो इस वाले फार्मूले से आगे हम देखेंगे कि कैसे होता है, मैं बताता हूँ। तो ये चीजें, इसको एक ब्रैकेट में हमने डाल लिया, याद करना हो कर सकते हो। यहाँ पे किसका एक रोल आया है, कॉस थीटा का रोल आया है। कॉस थीटा मतलब एंगल है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, अब ध्यान से देखना, मैं एक तरफ फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ये मान लो मेरा 12 न्यूटन का फोर्स है, ये मान लो मेरा 9 न्यूटन का फोर्स है, ऐसे। तो ये 12 न्यूटन का, ये 9 न्यूटन का फोर्स है, और ये ऑब्जेक्ट है कोई। तो इनके इनके बीच में एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ, 180 एंगल हुआ ना। बात समझे। अब यहाँ पे फार्मूले पे पुट करो डायरेक्ट वैल्यू। अगर यहाँ पे cos 180 है, cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, जब -1 होता है तो बगो यहाँ से क्या होगा, माइनस के साथ आएगा, जब माइनस के साथ चीजें बाहर आएंगी तो वहां पे क्या हो जाता है, a माइनस बी कर देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि जब cos 180 होता है तो cos 180 के केस में क्या होता है कि जब ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, अगर उनके दोनों के बीच में एंगल 180 है तो डायरेक्ट उसको घटा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा था, तो दोनों, जैसे सपोज करो कि दोनों की डायरेक्शन ऐसे थी, तो उनके बीच में एंगल कितना था, 0 था। तो जब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये चीजें हो गई। तो cos 0 1, cos 180 -1। ठीक, तो इतनी बात समझ आई। अब आगे चलते हैं। यहां से मैंने तुमको कुछ चीजें बता दी जिनको मैं नोट कर देता हूं। कुछ पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे 7 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी, इसका मास है 2 kg। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 3 kg। इस पे इधर लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स, इधर भी लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स, इधर भी लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स, नीचे की तरफ भी लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स। किधर मूव करेगी, ये चीज है। ये है 4 kg की ऑब्जेक्ट, इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, और इधर लग रहा है 4 न्यूटन का। ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी, इधर। अब एक ऑब्जेक्ट और है, ये है 5 kg की ऑब्जेक्ट, इधर फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी। 4 केस है, 4 केस में बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी, और ये भी बताना है कि ये बैलेंस होगा फोर्स या अनबैलेंस होगा। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं। मैं 4 केस को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा कि फर्स्ट केस में ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 2 न्यूटन के ऑब्जेक्ट है, 7 न्यूटन का इधर फोर्स लगा, 5 न्यूटन का इधर फोर्स लगा, 3 न्यूटन का इधर लगा, 3 न्यूटन का नीचे लगा। तो ये 3 न्यूटन और ये 3 न्यूटन क्या कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे।
क्योंकि 3 न्यूटन और 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 3 माइनस 3 करोगे तो 0 हो जाएगा। मैंने बोला cos 180 क्या होता है, माइनस लगाना होता है। cos 180 जहाँ पे एंगल आ जाए वहां पे बीच पे माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे 3 न्यूटन है, यहाँ पे 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन करोगे 0 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे 7 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है। ये 7 न्यूटन और 5 न्यूटन के बीच में 180 का एंगल है और सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन किधर ऑब्जेक्ट मूव करेगी, जिधर फोर्स ज्यादा होगा तो फोर्स इधर ज्यादा है 2 न्यूटन का। दैट मीन्स ये क्या है कि अनबैलेंस ऑब्जेक्ट, सॉरी अनबैलेंस ऑब्जेक्ट है, या बोल दो कि अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर को मूव करेगी, टुवर्ड 7 न्यूटन की तरफ, टुवर्ड 7 न्यूटन की तरफ। ठीक है, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ नेट हो जाएगा, ये 7 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, तो बचेगा कितना, 2 न्यूटन। कहाँ से आया, 7 माइनस 5 किया तो यहाँ पे 2 न्यूटन आया। ठीक है, ये बात समझ। तो ये हो गया पहला केस। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में ये है 9 न्यूटन, ये है 9 न्यूटन, तो 9 न्यूटन का उधर लगा, 9 न्यूटन का इधर लगा, 9 न्यूटन का ऊपर लगा, 9 न्यूटन का नीचे लगा, चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस फोर्स है। चूंकि यहाँ पे जो एफ नेट एक्सटर्नल है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0 हो रहा है, तो बैलेंस फोर्स है। ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, नो चेंज, नो चेंज इन पोजीशन, ये नो चेंज इन पोजीशन होगा। अब तीसरा केस क्या होता है, तीसरे केस में अब मैं ये दो केस खत्म कर देता हूं। यहाँ पे ये 4 न्यूटन का था और यहाँ पे कितने न्यूटन का था, 12 न्यूटन का था। ठीक, अब ये तीसरा केस है। तीसरा केस में क्या बोल रहा है, तीसरे केस में इस साइड 2 न्यूटन, इस साइड 4 न्यूटन, इस साइड 4 न्यूटन, नीचे साइड 5 न्यूटन। डेट मीन्स ये 2 न्यूटन और ये 4 न्यूटन सब्ट्रैक्ट होंगे, किधर को रिजल्ट आएगा, इधर को, जिधर फोर्स ज्यादा होगा। तो 4 न्यूटन का इधर है ना, उधर का 2 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन करोगे, 2 न्यूटन का इधर आएगा। और ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन में 4 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 न्यूटन नीचे आएगा। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं फाइनल पोजीशन बनाऊं तो फाइनल सिचुएशन ऐसी बनेगी कि यहाँ पे 2 न्यूटन और 4 न्यूटन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट में है, तो इधर को क्या बचेगा, 2 न्यूटन बचेगा। यहाँ पे 4 न्यूटन और 5 न्यूटन ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट में है, डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन नीचे की ओर आएगा। जब 1 न्यूटन नीचे की ओर आया, 2 न्यूटन इधर आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे समझो कि इस ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो ये कॉपी है मेरे पास, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स मैं नीचे की तरफ भी लगा रहा हूँ और 2 न्यूटन आगे की तरफ भी लगा रहा हूँ। तो जब मैं नीचे की तरफ और आगे की तरफ लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे और ऐसे मोशन नहीं करेगी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे करेगी, हल्का सा तिरछा आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट ये तिरछा क्यों आएगी, क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी फोर्स लग रहा हो, तो इन दोनों के बीच से निकलेगा, और बीच से निकलने का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मतलब दैट मीन्स अगर ये फोर्स दोनों इक्वल होते तो बीचों बीच निकलता, लेकिन फोर्स इक्वल नहीं है, तो जिधर जो ज्यादा फोर्स है उधर ही की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करती हुई चली जाएगी। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आएगी। कहीं कितना आएगा रिजल्टेंट, वो बात की बातें। तो अनबैलेंस फोर्स है पहली बात, तो ये मोशन किधर को करेगा, 2 न्यूटन और 1 न्यूटन के बीचों बीच से कहीं मोशन करेगा, बिल्कुल बीचों बीच नहीं करेगा, 2 न्यूटन की तरफ करेगा, टुवर्ड्स 2 न्यूटन बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, 7 न्यूटन है, ये 9 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 12 न्यूटन है। अपना एक बार घर से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। और आज हम लोगों ने टोटल कितना चीज कवर कर लिया वो एक बार नोट कर लेते हैं, इससे कुछ खुद को आइडिया हो जाए, तुमको भी आइडिया हो जाए। आज हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स के बारे में देखा, क्वांटिटी के बारे में देखा कि क्वांटिटी को ऑर्डर और इसके बेस में मैंने डायरेक्शन के बेस में बता दिया और ऑर्डर के बेस में बता दिया। इसके बाद 30 और क्या देखा मैंने, फोर्स, क्वांटिटी, बैलेंस फोर्स देखा, अनबैलेंस फोर्स देखा, ये इन चीजों के बारे में देखा और कुछ प्रॉब्लम की है।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, और बस इतनी चीजें कवर की। तो कल चलेंगे अपने लॉज ऑफ मोशन की तरफ।